हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज हम अदर बुक्स का लास्ट लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं। इससे पहले हमने अदर बुक्स यानी कि मैंने बताया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता है उसको रिकॉर्ड करने के दो रास्ते हैं, या तो आप जर्नल में करिए या फिर सब्सिडरी बुक में, यानी कि जो भी मेन ट्रांजैक्शन है उसके लिए एक अलग अलग सेपरेट बुक बना लीजिए, जिसके लिए हम उसको स्पेशल बुक्स भी कहते हैं। ओके, तो स्पेशल बुक में हमने टोटल ट्रांजैक्शन को 6 पार्ट में हमने बांटा था। एक तो वो जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन उसको हमने कैश बुक में लिखना सीखा, और बाकी जो अदर देन कैश ट्रांजैक्शन है उसके लिए मैंने अदर बुक्स बोला। क्या बोला? अदर्स बुक्स। और अदर्स बुक में हमने गुड्स को उधार में अगर खरीदा है तो परचेज बुक में, अगर गुड्स को उधार में बेचा है तो सेल्स बुक में, और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक हमने सीख लिया है। और जो इन 5 बुक में नहीं आया वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो है वो हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। और जर्नल प्रॉपर का मतलब जर्नल ही है, यानी कि इसका कोई अलग से दूसरा फॉर्मेट नहीं है। ये जर्नल प्रॉपर बस बोलेंगे, बट जब करने का जो तरीका है, जितने भी हमने जर्नल में जिस तरह से एंट्री रिकॉर्ड किए थे वैसे ही करना है। बस यहाँ पे जर्नल के आगे हमें जर्नल प्रॉपर लिख देना है, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए हैं जो बाकी स्पेशल बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाया है किसी वजह से। तो किसी वजह से, कोई भी वजह हो सकता है, ये 5 वजह बता दिया। या तो कैश में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ होगा, या फिर परचेज गुड्स जो है वो नहीं हुआ होगा, या फिर सेल्स में नहीं आया होगा, या परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न में नहीं आया होगा, सेल्स रिटर्न बुक में। तो सर ये जर्नल प्रॉपर में क्या क्या, ये मैंने यहाँ पे 6 तरह के यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखे हैं जो यहाँ से पे आ सकता है। सबसे पहला होगा ओपनिंग एंट्री। सर ये ओपनिंग एंट्री क्या है? ओपनिंग एंट्री का मतलब ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आपके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका क्या है, इधर कैपिटल हो सकता है और लायबिलिटी हो सकता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इसको जब किसी बुक में जब पहली बार मतलब शो करोगे एंट्री के थ्रू, तो इसको ओपनिंग एंट्री कहते हैं। तो एसेट्स का मालूम है ना कि हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो ये एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल होगा, और अगर कोई लायबिलिटी है तो एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी कि लायबिलिटी अकाउंट। ये होता है ओपनिंग एंट्री। मालूम है ना कि टोटल एसेट्स बराबर टोटल लायबिलिटी होता है, तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट कर दिया, कैपिटल लायबिलिटी क्रेडिट। क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो साल के एंड में जो क्लोजिंग में रह जाता है। इसका मतलब जो कि क्लोजिंग में हम कह सकते हैं कि जैसे सैलरी मैंने पेमेंट करना रह गया था, ठीक है ना। तो सैलरी पेमेंट करना रह गया था, तो अब वो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ पे डालोगे? आउटस्टैंडिंग में। और जो भी पूरे साल का सैलरी है वो तो सैलरीज अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है ना। और जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट करना रह गया है, बदले में कैश तो नहीं गया होगा ना, तो उतने से हम कहाँ पे क्लोजिंग एंट्री के थ्रू शो करेंगे, यानी कि जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये। तो इसको मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू भी समझाऊंगा। क्लोजिंग एंट्री को फिलहाल हम यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये कुछ गलतियां हो जाता है साल के बीच में कोई ट्रांजेक्शन करते समय, तो वो रिफ्लेक्ट साल के एंड में करता है, तो उसको रेक्टिफाई एंट्री के थ्रू सही करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एक जगह से दूसरे में ट्रांसफर करना। एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री का मतलब आप कह सकते हो कि आप जैसे कि पूरे साल का एक्सपेंस है वो कहाँ पे ट्रांसफर करते हो? पीएनएल में। पूरे साल का जो भी खर्चे एक्सपेंसेज है या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेज या इनकम को ट्रांसफर करने को ट्रांसफर एंट्री कहते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री, अब जो मैं यहाँ बता रहा था, ये एडजस्टमेंट एंट्री में इतने सारे हो सकता है। साल के बीच में पूरे साल हमने एक्सपेंसेज यानी कि बेनिफिट ले लिए पर पेमेंट करना बाकी रह गया। प्रीपेड एक्सपेंस, हमने बेनिफिट नहीं लिया, फ्यूचर के लिए हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस। एक्रूड इनकम, सबका मतलब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बस यहाँ पे एक्रूड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। ये सारे में आप देख सकते हैं कि जो इससे पहले आपने 5 बुक में रिकॉर्ड किए हो एंट्री को, क्या इससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन वहां पे आ रहा था? नहीं। यहाँ पे ना ही कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना ही गुड्स का खरीदने बेचने से कोई लेना देना है। तो इसका मतलब ये सारे एंट्री जो है वो किस में किए जाएंगे? जर्नल प्रॉपर में। और मिसलेनियस में बहुत सारी चीज बच गया, जैसे कि कोई एसेट्स को खरीदना बेचना, अगर कैश में हो तो कैश बुक में चला गया, बट अगर आपने क्रेडिट में कोई एसेट्स खरीदे या बेचे हो तो वो सब भी कहाँ पे आएगा? इसी में आएगा।
बैड डेट्स हो गया, बैड डेट से रिकवर हो गया, बैड डेट्स नॉर्मली हो गया, तो बैड डेट्स का एंट्री कहाँ पे करोगे, यहीं पे करोगे ना। हाँ जी सर, तो ये सारे हम कहाँ पे शो करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है अपने नोट्स का, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें मैंने 5 ट्रांजेक्शन को यहाँ पे मेंशन किए हैं और ये 5 ट्रांजेक्शन के हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा कि जर्नल प्रॉपर में किस तरह से एंट्री की जाती है। तो देखिए, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ रोनित एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑन 31 मार्च 2023। फर्स्ट में क्या लिखा है, सैलरी ऑफ ₹10,000 फॉर द मार्च 2023 इज आउटस्टैंडिंग, यानी कि 10,000 रुपये का जो सैलरी है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का क्या एंट्री करते हो, कोई भी एक्सपेंस है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुके हैं, हमने बेनिफिट ले लिया है। अब बेनिफिट ले लिया है बट पेमेंट करना बाकी है, तो बेनिफिट ले लिए हो, क्या है, सैलरीज, एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा। कब डेबिट हो जाएगा, जब हमने उस एक्सपेंस का बेनिफिट ले लिए हो। ओके, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। नरेशन लिखना जरूरी है, क्या लिखोगे, एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ऐसे ही सब में बस एडजस्टमेंट आगे जोड़ देना, जो लिखा रहेगा वही। अमाउंट 10,000 कंप्लीट हो गया ना। हाँ जी, अब अगला क्या है आपका, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना बाकी है, मतलब कि इनकम अर्न्ड हो गई है बट रिसीव बाकी है, मतलब फ्यूचर में मिलेगा। तो इसका मतलब ये हमारे लिए एसेट्स है, उस एसेट्स का नाम क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू इनकम है ना, इनकम एक्रू हो गया है या इनकम हमने अर्न कर लिया है, तो इसका मतलब इनकम डेबिट हो जाएगा। और इनकम का नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा एंट्री सेकेंड हो गया। कितने रुपए का अमाउंट है, 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये डेबिट, 2,000 रुपये क्रेडिट। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस प्रीपेड। इंश्योरेंस प्रीपेड मतलब कि हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम एडवांस में दे दिया होगा, तो एडवांस में अगर हमने दे दिया इंश्योरेंस प्रीमियम तो फ्यूचर में हमारे लिए बेनिफिट मिलेगा ना। इसका एंट्री कुछ ऐसे हुआ होगा। एक बात बताइए, इस साल में मैंने इंश्योरेंस का अमाउंट ना 10,000 रुपये दिया था। कितना रुपये दिया था, 10,000 रुपये। टू कैश मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये लिख दिया। साल के एंड में हमें ये पता चला कि इसमें से ना 3,000 रुपये इंश्योरेंस जो है अगले साल से रिलेटेड है। मतलब ये कि जब साल के बीच में मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे डेबिट कितने से कर दिया, 10,000 रुपये से, तो हम एक्सपेंस इंश्योरेंस जो है वो मेरे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस 10,000 से डेबिट कर दिया। साल के एंड में हमें क्या पता चला कि इस 10,000 रुपये में 3,000 रुपये जो है अगले साल से रिलेटेड है। ओ माय गॉड, तो आप बताइए एक्सपेंसेस में 10,000 में से 3,000 रुपये घटाने हैं ना, तो घटाने के लिए अकाउंटिंग में क्या करना पड़ता है कि जितने से आपने अकाउंट डेबिट किए तो उतने से आप माइनस करना है, तो क्रेडिट कर दोगे। तो क्रेडिट कर दोगे तो टू क्या लिख दोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या लिख दोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। अब बताइए क्या इससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा ना, हाँ सर, तो क्या लिखेंगे डेबिट में, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ये आपका थर्ड कंप्लीट होगा, कितने रुपए से, 3,000 रुपये से। कमाल है ना, तो ये हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब वो जो हमने सामान खरीदा है, गुड्स खरीदा है, किस पर्पस से, बेचने के पर्पस से। दो तरह का क्लोजिंग स्टॉक होता तो 3 तरह का है, बट नॉर्मली मान लीजिए अभी 2 ही मान लीजिए। एक वर्क इन प्रोग्रेस वाला भी होता है, एक तो वो गुड्स जो बिल्कुल रॉ मटेरियल है, और दूसरा फिनिश गुड्स। हम एक ही मान लेते हैं, रॉ मटेरियल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रॉ मटेरियल। तो मैंने गुड्स खरीदा था बेचने के पर्पस से, क्या, बेचने के पर्पस से, तो वो मेरे लिए गुड्स है, तो इसका मतलब परचेज में इंक्लूड है। मान लीजिए मैंने गुड्स खरीदा था, परचेज किया था 1 लाख रुपए का। कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का मैंने गुड्स खरीदा था, जिसमें से मान लेते हैं 2 लाख रुपए का मैंने गुड्स खरीदा। कितने का गुड्स खरीदा, 2 लाख रुपए का। परचेज अकाउंट डेबिट, टू जो भी किया होगा मैंने पूरे साल में। अब ये 2 लाख रुपए का सामान खरीदा, उसमें से 1 लाख रुपए का सामान जो है रह गया। क्या हो गया, रह गया, बिका नहीं, यानी अनसोल्ड गुड्स। तो
तो अब बताओ परचेज गलती से मैंने 2 लाख रुपए लिख रखा हूं, गलत हो गया ना, क्योंकि उसमें से 1 लाख का सामान तो बिका ही नहीं और परचेज मेरे लिए एक्सपेंस होता है। तो अगर मैं 2 लाख रुपए परचेज लिखता हूं तो डेबिट ज्यादा शो करेगा खर्चा, जो कि गलत है। तो परचेज में से 2 लाख रुपए माइनस करना होगा। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे परचेज में से माइनस कर दूंगा। तो इसका मतलब परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से। आप सर 1 लाख रुपए से परचेज तो क्रेडिट कर दिए, अब ये जो वो सामान खरीदा हुआ फ्यूचर में तो बेनिफिट मिलेगा ना। हाँ सर फ्यूचर में तो बेनिफिट मिलेगा। तो फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलेगा वो मेरे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। और उस एसेट्स का नाम क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो हम क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इसको एक और तरह से किया जाता है, इसको दूसरे तरह से अगर करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए क्योंकि एसेट्स का काम करेगा तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट ही होगा टू परचेज की जगह ट्रेडिंग अकाउंट, क्या, टू ट्रेडिंग अकाउंट। कमाल है, आप ऐसे करिए या ऐसे करिए, दोनों का मतलब एक ही है। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे तो वहां पे इसका लॉजिक पता चल जाएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है सर, कमाल है, ये भी हो गया हमारा। और लास्ट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, इसका जनरल एंट्री तो आपको पता ही है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, किसकी वैल्यू कम हो गया, फर्नीचर, तो टू फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितने रुपए है, 8,000 रुपये। कितने रुपए से फर्नीचर डेबिट हो रहा है, 8,000 रुपये से, और क्रेडिट भी 8,000 रुपये से। ये 1 लाख रुपये था, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो बच जाता है, जो पांचों बुक में नहीं आता है, उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे हो गया, बैक डेट्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, बहुत सारे जो हैं वो सब इसी में रिकॉर्ड होगा जर्नल प्रॉपर में। फॉर्मेट वही है जैसे कि आप जर्नल में करते आए थे। तो दोस्तों ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। उसके लिए भी मैं 5-6 लेक्चर लेके आऊँगा और पूरा डिटेल उसका नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूँगा। और ये सभी नोट्स जो हैं मेरे पार्थ शिक्षा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तब भी, अगर कोई डाउट है तब भी, समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ, अगर कुछ कमी है तो वो भी कमेंट करके बताइए कि सर ये कमी है, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।